हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे हम सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल स्टडीज के तहत जो गुप्त काल है, साथ में जो वर्धन वंश है। तो सबसे पहले मैं गुप्त काल के बारे में बात करूंगा। गुप्ता एज जो है वो काफी बड़ा है। अगर मैं बात करूं इसको लेकर के तो दो वीडियो में मैं जो है गुप्त काल को बताऊंगा। आपको एक के बाद एक वीडियो मिल जाएंगे, परेशानी नहीं होगी कोई भी जो है वीडियो खोजने में। तो आज सबसे पहले पार्ट 1 गुप्ता एज को लेकर के जो है आज हम बात करेंगे। तो आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में जो है जो सेकंड सेमेस्टर वाले हैं उनके सिलेबस में बाकायदा जो है गुप्त काल और वर्धन वर्ष दिया हुआ है। पीसीएस के लिए आप यूपीएससी, एसएससी या टीटी सभी के लिए जो है आप पढ़ सकते हैं। मैंने बहुत ही डिटेल में जो है इसको बताया है, ठीक है, कि क्या कुछ जो है गुप्ता एज को लेकर के जो है देखने को मिलता है भारतीय इतिहास में। तो देख लेते हैं। जो है सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूंगा जो है गुप्त वंश यानी कि गुप्ता एज 240 एडी टू 550 एडी सीई या ईसवी। देखिए ध्यान रहे, यहाँ पर 240 एडी लिखा हुआ है, एनो डोमिनी जिसको आप बोलते हैं। 2550 एडी एनो डोमिनी सीई होता है कॉमन एरा, यानी जिसको हम ईसवी बोलते हैं, ठीक है। जैसे इस समय क्या चल रहा है 2018 जो है ईसवी। तो उसी तरीके से जब आप यहाँ पर मैं बीसी लिखा होता तो कहने का मतलब बिफोर क्राइस्ट की मैं बात कर रहा होता जो है ईसा पूर्व की। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 240 ईसवी की। और सबसे बड़ी बात, आपको जो डेट है वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलेंगी। कहते हैं कि जो श्रीगुप्त थे उन्होंने 275 एडी में जो है 275 ईस्वी में जो गुप्त काल थी इसकी स्थापना की थी, तो वहीं से माना जाता है। तो 240 एडी मुझको जो है सबसे ज्यादा देखने में मिला। 550 एडी तक, कहीं कहीं 570 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले पूरी तरीके से आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, रेड बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। ऐसे वीडियोस आप सभी को यहाँ पर मिलती रहेंगी, आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं आगे। गुप्त वंश के स्रोत, क्या कुछ सोर्सेज हैं जिनसे पता चलता है कि गुप्ता एज का एग्जिस्टेंस था उस समय। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि गुप्त वंश की जानकारी जो है वो वायु पुराण से प्राप्त होती है। ये तो एक पहली बात हो गई। दूसरा देखते हैं इसमें विशाख दत्त कृत। विशाख दत्त ने जो रचना रची थी, उनकी जो रचना है नाम है उसका देवी चंद्र गुप्तम। ये एक नाटक है जो कि गुप्त वंशी नरेश रामगुप्त व चंद्रगुप्त सेकंड के विषय में सूचना मिलती है। अभी मैं गुप्त वंश के सारे राजाओं के बारे में बात कर लूंगा, ठीक है। लगभग 16 राजा देखने को मिलते हैं उस समय जो शासक थे, उनके सभी के बारे में, उनके शासनकाल के बारे में अभी हम देख लेंगे, ठीक है। तो रामगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड भी उसी में देखने को मिलते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड के जस्ट पहले रामगुप्त जो है शासक थे, वहां से भी देखने को मिलता है। तीसरा है वात्स्यायन के कामसूत्र से भी जो है हमको देखने को मिलता है कि गुप्त वंश जो है इस ईस्वी में एग्जिस्ट करता था, उसका अस्तित्व था। आगे देख लेते हैं इसमें वंशांग के विवरण से भी देखने को मिलता है। वंशांग था, फाहयान थे, इन सभी की जो यात्रा वृतांत था उनसे आपको देखने को मिलेगा कि गुप्त वंश जो है इस काल में अस्तित्व में था। आगे देख लेते हैं, नोट करके पॉइंट लिखा हुआ है इसमें कि हुआ क्या, गुप्त काल आया कैसे। तो मौर्य वंश के पतन के बाद जब आप बात करेंगे तो दीर्घ काल तक भारत में राजनीतिक एकता स्थापित नहीं रही। कुषाण और सातवाहनों ने इसका प्रयास किया था। बीच में कुषाण सातवाहन आए थे, मैंने मौर्य काल पर पढ़ा रहा था, आपने पढ़ा होगा। उनका जब पतन हुआ, कुषाण सातवाहन आए, कोई भी राजनीतिक एकता वहां पर देखने को नहीं मिली। लेकिन जब गुप्त काल आया फिर से वहां पर राजनीतिक, साहित्यिक सारी चीजें एक तरीके से सब में उत्थान देखने को मिला। तो मैं बात करूंगा पार्ट 2 में मैं बात करूंगा कि क्यों कहते हैं गुप्त काल को जो है, या गुप्त वंश या गुप्त साम्राज्य को एक स्वर्ण युग। उसके बारे में हम अपने इसके नेक्स्ट वीडियो में जरूर बात करेंगे। गुप्त साम्राज्य की बात कर लेते हैं। इसमें लिखा है कि गुप्त साम्राज्य का उदय जो है वो 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। शुरुआत यहाँ से हुई थी। आगे लिखा हुआ है इसमें कि आरंभिक गुप्त राजाओं का साम्राज्य जो है वो गंगा द्रोणी की बात की जाए, प्रयाग से लेकर के यानी इलाहाबाद का पूरा इलाका, साकेत यानी अयोध्या की बात, यानी कि जब गोंडा के आगे आप जब निकलेंगे जो है तो मनिकापुर और उसके आसपास का जो इलाका जो है ये पूरा आपका बस्ती जितना है ये इलाका, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, मगध में ये पूरा आपका फैला हुआ था जो है गुप्त साम्राज्य। आगे बात कर लेते हैं इसमें गुप्त वंश की जो नींव थी वो श्रीगुप्त, इन्हीं को आदिराज भी कहा जाता है। ध्यान रहे आपके क्वेश्चंस में कई बार पूछा गया है कि गुप्त शासकों में आदिराज किसको बोला जाता है, तो श्रीगुप्त ही थे जिन्होंने इसकी नींव रखी थी 240 ईस्वी में। लेकिन आपको देखने को मिलेगा 275 जो है ईस्वी में इन्होंने गुप्त काल की नींव रखी थी। कुछ और कुछ और बातें जो है गुप्त काल को लेकर के। 4th पॉइंट इसमें लिखा हुआ है राजकीय भाषा की बात की जाए तो संस्कृत थे उस समय, यानी कि कामकाज की जो भाषा थी वो संस्कृत थी, राजकीय भाषा। दशमलव प्रणाली की शुरुआत की मान्यता भी यहीं से देखने को मिलती है। मंदिरों के निर्माण कार्य का भी शुरू होना यहीं से देखने को मिलता है।
सिक्कों की अगर बात की जाए कि कौन से सिक्के कैसे प्रचलित थे, तो स्वर्ण सिक्के थे जिनको हम दीनार कहते हैं, यहाँ से प्रचलित थे। एक एक पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी समझने में, बस वीडियो आप पूरा देखते जाएं अगर आपको गुप्त वंश समझना है तो। बिल्कुल। तो रजत और आपके तांबे के सिक्के भी देखने को मिलते थे। इसमें नोट करके पॉइंट लिखा हुआ है कि गुप्त कालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर राजस्थान प्रांत के बयाना से प्राप्त हुआ है। तो जैसे अब जब हम लोग बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सिंधु घाटी सभ्यता की, तो हम कैसे पता लगाते हैं, कुछ अवशेष मिले, कुछ वहां से हमको जो है खुदाई के दौरान, तो उन सब से चीजों से पता लगाते हैं। ऐसे राजस्थान की जो है बयाना से हमको गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के देखने को मिले। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। हिट पॉइंट लिखा हुआ कि बाल विवाह जो प्रथा थी उसका जन्म भी इसी गुप्त काल से देखने को मिलता है। पंचतंत्र की रचना भी इसी काल में हुई थी। विष्णु शर्मा जो है उन्होंने लिखी थी, तो उनका भी जो है वो भी यहीं से देखने को मिलता है। महान खगोल विज्ञानी गणितज्ञ आर्यभट्ट वराहमिहिर का संबंध भी गुप्त काल से ही था। अगर वराहमिहिर के ग्रंथ की बात की जाए तो उनके ग्रंथ का नाम था पंच सिद्धांतिका। आयुर्वेद के रचनाकार सुश्रुत भी जो है यही इसी गुप्त काल से देखने को मिलते हैं। देखिए, यही सब आपके रीजंस भी हैं कि गुप्ता एज को जो है एक गोल्डन एरा या गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। और लास्ट में मैं सबको जो है समराइज करूंगा, फिर आप जान जाएंगे अच्छी तरीके से। स्मारकों की बात कर ली जाए अगर, तो देखिए कितने सारे मंदिर हैं यहाँ पर। भुमरा का शिव मंदिर है, जबलपुर का विष्णु मंदिर है, भीतरगांव कानपुर का मंदिर है, बाघ गुफा ग्वालियर मध्य प्रदेश। होता क्या है, ये जो चीजें लिखी हुई हैं, ये इनमें से क्या होता है, आपसे कॉम्पिटेटिव पेपर्स में पूछ लेता है कि जो बाघ गुफा है वो कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। या बाघ गुफा जो है ये भी पूछ सकता है कि किस जो है काल में आपका जो है शुरू हुई या में बनी थी। अजंता की गुफा की बात की जाए तो वो भी पार्वती मंदिर है। इसमें पार्वती मंदिर जो है वो है नचना कोठार का जो है पार्वती मंदिर, देवगढ़ झांसी का मंदिर, ये सारे के सारे जो है टेम्पल्स जो है इंक्लूड करते हैं गुप्ता एज में। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अगर बात की जाए कि गुप्तों की उत्पत्ति, मतलब जो गुप्त लोग थे इनकी उत्पत्ति ये थे कौन, तो अगर मैं इतिहासकारों की बात करूं जिसमें जो है काशी प्रसाद जायसवाल जी हैं, इन्होंने बोला कि जो गुप्त लोग थे वो क्या थे, शूद्र और निम्न जाति के थे, इन्होंने बोला। जबकि प्रोफेसर अयंगर आल्टेकर की बात की जाए, रोमिला थापर, बिल्कुल इतिहासकार आप देखेंगे, रोमिला थापर की बात, राम शरण शर्मा की बात, तो ये भी इन्होंने कहा कि जो गुप्त लोग थे वो क्या थे, वैश्य थे। जबकि सुधाकर चट्टोपाध्याय जी, इतिहासकार आर सी मजूमदार, गौरी ओझा, इन लोगों ने बोला कि जो गुप्त लोग थे वो क्या थे, क्षत्रिय थे। ठीक है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो उसमें जो क्षत्रिय जो थे वो थे क्या, गुप्त थे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई जो है क्या नाम है आपकी गुप्तों की उत्पत्ति को लेकर के। इसमें लिखा हुआ है कि श्रीगुप्त व पुत्र घटोत्कच की उपाधि जो है, एक अलग से आपका जो है पॉइंट लिखा हुआ है, बिल्कुल जो ब्लैक पेन से है, आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा उसको। तो श्रीगुप्त जो संस्थापक था और उसका पुत्र घटोत्कच नाम था। ठीक है, इन दोनों ने खुद को जो है महाराज की उपाधि दे रखी थी। ठीक है, चलिए राजाओं को देख लेते हैं, उसके बाद इनकी संस्कृति को हम बात कर लेंगे। ये हैं आपके गुप्त वंश के राजा या शासक। श्रीगुप्त 240 से 280 एडी तक, घटोत्कच 280 से 319 एडी, चंद्रगुप्त प्रथम की बात की जाए तो आपका 320 से 335 एडी, समुद्रगुप्त 335 से 375 एडी। ये सारे ये इंपॉर्टेंट बहुत है। समुद्रगुप्त की बात की जाए तो आप देखेंगे शक और जो क्या नाम है हूणों का जो आक्रमण था उनके लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। विक्रमादित्य की उपाधि जो है इन्होंने यहीं से जो है धारण की थी। रामगुप्त की बात की जाए तो डेट अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल, NA फॉर नॉट अवेलेबल, उपलब्ध नहीं। चंद्रगुप्त सेकंड में 380 से 413, कहीं कहीं आपको 415 देखने को मिलेगा। कुमारगुप्त प्रथम, उसके बाद स्कंदगुप्त है आपके, पूर्वगुप्त है, डेट आपकी आगे लिखी हुई है, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में कि क्या है। कुमारगुप्त सेकंड है आपके, बुद्धगुप्त, उसके बाद है नरसिंहगुप्त है 12 नंबर पे, 13 पे है कुमारगुप्त थर्ड। ठीक है, अब ये आप ये तो समझ ही रहे होंगे ना कि ये कुमारगुप्त सेकंड लिखा हुआ है, कुमारगुप्त थर्ड लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है भाई। हो सकता है कि अगर मेरा नाम महेश है तो मेरे अगर कोई जो अगली जो पीढ़ी आ रही है उसने कुछ और नाम रखा, और हो सकता है उसकी अगली पीढ़ी ने फिर से अपने बच्चे का नाम या जो भी है उसने महेश रख दिया, तो मैं महेश 1 होऊंगा जो है कहलाऊंगा, और जो थर्ड वाला या फोर्थ पीढ़ी में आएगा वो महेश 2 या ऐसे करके। ठीक है, तो ये वही है। चौथा है विष्णुगुप्त की बात की जाए, 15 है वैन्यगुप्त करके, और उसके बाद यहाँ पे 16 में है भानुगुप्त जो है। ठीक है, तो ये तो जो है शासक हो गए आपके गुप्त वंश को लेकर के। बात कर लेते हैं अब यहाँ पे गुप्त युगीन संस्कृति, क्या कुछ देखने को मिलता है। इन सारी चीजों के बेस पर आप बोल सकते हैं कि गुप्ता एज किस तरीके से स्वर्ण युग था। ठीक है, फिर भी मैं समराइज करके छोटे उसमें बता दूंगा, क्योंकि आपके क्या है, अगर DLED को लेकर के बात की जाए तो 50 शब्दों में ही आपको जो है लघुत्तरीय भी लिखना होता है, मतलब आधा पेज या 1.25 पेज या उसकी बात करें जो है तो आपका काम हो जाएगा उतने में।
ठीक है। तो इसमें तो फिलहाल काफ़ी बड़ा ये जो मैंने पढ़ाया हुआ है, क्योंकि ये सबको लेकर के मैंने इसमें पढ़ाया हुआ है। आपका पीसीएस है, आपके एसएससी वाले हैं, आपके जो टीटी वाले हैं, सबको लेकर के। तो बात कर लेते हैं प्रशासन को। फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि शासन व्यवस्था जो है वो राजतंत्रात्मक थी, राजपद वंशानुगत थी। राजपद मतलब जो राजा का जो पद था वो वंशानुगत था। कहने का मतलब श्रीगुप्त था तो उसका जो लड़का था यानी घटोत्कच वो जाकर के राजा बना, कोई बाहरी जो है राजा नहीं बनता था। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि राजा को न्याय का अवतार मानते थे, विष्णु का प्रतिनिधि भी जो है राजा को माना जाता था। सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई, कहने का मतलब है आप देखे होंगे, आप जब बात करते हैं जो है 3 टायर जैसे जो पंचायती राज व्यवस्था है तो आप पहले जिले की बात कर देते हैं, फिर आप बात करते हैं एक जो है पंचायत लेवल पे कि ठीक है ये है, फिर एक ग्राम लेवल पे बात करते हैं। तो उसी तरीके से जैसे देश होता है, फिर आपका जो है स्टेट होते हैं, फिर आपके जैसे राज्य होते हैं, तो उसी तरीके से जो प्रादेशिक इकाई सबसे बड़ी थी उसको हम देश बोलते थे, उस समय भी देश बोला जाता था। और ध्यान रहे देश का जो प्रशासक होता था उसको गोप्ता कहा जाता था। क्या है? गोप्ता। गुप्ता से आप याद कर सकते हैं, गोप्ता बोला जाता था। और ऐसे ही सवाल आपके जो है कॉम्पिटिटिव पेपर्स में पूछते हैं कि देश का जो प्रशासक होता था उसको क्या बोलते थे? गोप्ता। ठीक है। दूसरी इकाई जो थी उसको भुक्ति बोला जाता था। क्या है? ये मुक्ति नहीं है, ध्यान रहे, भा है, भा पर छोटा ऊ की मात्रा है, भुक्ति। वो भुक्ति का जो प्रशासक या शासक होता था उसको उपरिक बोला जाता था। छोटा ऊ, पा खाली है आपका, रा पर छोटी की मात्रा है और का है उपरिक है। भुक्ति के बाद जो विषय था, विषय वह शासक जो है या मुखिया, ध्यान रहे आपका उसका जो विषय पति होता था शासक, तो ये कुछ इस तरीके से था, देश, भुक्ति और फिर विषय। विषय मतलब आप सब्जेक्ट को लेकर के ना चलिए, विषय मतलब एक तरीके से जो गांव वाली जो बात है, ग्राम लेवल की वाली बात। ठीक है। नगर श्रेष्ठी की बात कर लेते हैं। नगर श्रेष्ठ, अब यहाँ पर देखिए मैंने कुछ ऐसे जो ब्लैक पेन से लिखे हैं, ये कुछ पदवी के नाम है, कुछ पद के नाम है, और वो कहते किसको थे वो मैंने जो है ब्लू पेन से आगे लिख रखा है। तो नगर श्रेष्ठी किसको कहा जाता था? नगर के महाजनों का जो प्रमुख होता था। ये काफी इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ। साथ हुआ ये आपका पूछा भी गया है कि व्यवसायियों का जो प्रधान या जो मुखिया होता था उसको गुप्त काल में किस नाम से जानते थे? तो वो सार्थवाह होता था। प्रथम कुलिक की, तो प्रधान शिल्पी जो होता था उसको प्रथम कुलिक बोलते थे। प्रथम कायस्थ, जो मुख्य लेखक होता था उसको प्रथम कायस्थ बोलते थे। नगर का जो प्रधान होता था, प्रधान अधिकारी, उसको हम पुरपाल कहते थे। आगे देखते हैं इसमें, अगर बात की जाए पेठ की, इसमें लिखा हुआ पेठ, तो इसमें है ग्राम समूह की जो सबसे छोटी इकाई थी, ठीक है, उसको बोलते थे पेठ। सैनिक संगठन को लेकर के बात की जाए तो इसमें लिखा हुआ है महावलाधिकृत, सेना का सर्वोच्च अधिकारी, उसको क्या बोलते थे? महावलाधिकृत। महापीलुपति, हाथियों की सेना का जो प्रधान होता था महापीलुपति बोलते थे। फिर उसमें लिखा हुआ है कि भटाश्वपति, ये है घुड़सवार सेना प्रमुख। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ जो है घुड़सवार, अगर मैं जनरल की बात करूँ, बोलते हैं जो पैदल वाले हैं उनके प्रमुख को, तो घुड़सवार सेना प्रमुख जो है वो आपका भटाश्वपति होता था। चलिए भूमि और राजस्व की बात कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि भूमि से उत्पन्न उत्पादन का 1/6 भाग जो है वो प्रधान यानी कि राजा का होता था। ध्यान रहे भूमि में जितना कुछ भी उत्पादित होता था, सबसे पहली बात की पूरी जो भूमि है उस पर कब्जा होता था राजा का। ठीक है, ध्यान रहे राजा का कब्जा होता था। तो कहने का मतलब ये, और उत्पादन जो करते थे वो वहां पे कृषक करते थे। तो अगर कृषक मान लीजिए अगर 100 किलो अनाज पैदा कर रहे हैं तो उनको उसका 1/6 जो है उनको राजा को दे देना पड़ता था। और ये इसको कहा जाता था कि ये कर है, ये टैक्स है, और इस टैक्स को भाग के नाम से भी जाना जाता था। क्या नाम था? भाग। मतलब इतना भाग बनता है किसका? किंग का या राजा का या प्रशासक का। यह हिस्सा राजा के उपभोग में प्रयोग की वजह से भोग कहलाता था। ध्यान रहे कई बार ये भी आपसे जो है पूछे हैं जो है पेपर्स में, टीटी वगैरह में, कि भोग जो है क्या होता था। अगर गुप्त काल की बात की जाए तो भोग मतलब उपभोग के लिए जो हिस्सा लेता था राजा, उस उत्पादित जो अनाज था या उत्पादित उस भूमि से उत्पादित जो चीजें थी, ठीक है, उनका तो वो उपभोग करता था, इसीलिए इसको भोग बोलते थे। और जो कर होता था उसको भाग के नाम से जाने थे। अग्रहार की बात कर लेते हैं। अब अग्रहार क्या होता है कि मंदिरों ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली जो भूमि होती थी। ध्यान रहे अग्रहार उसको बोलते थे कि जो मंदिर को या जो ब्राह्मण होता था उसको जो दान में दी जाती थी। और ऐसी भूमि पर अगर वो ब्राह्मण या अगर कोई भी जो है उस पर कुछ भी उत्पादित कर रहा है तो वो कर मुक्त होती थी। ठीक है, वहां पर टैक्स नहीं देना पड़ता था। ध्रुवाधिकरण की बात करते हैं तो ध्रुवाधिकरण भूमि कर संग्रह प्रमुख। जो भूमि कर यानी कि जितना भी जो टैक्स होता था
लैंड रेवेन्यू जो भी होता था उसका जो कलेक्ट करने का जो मुखिया होता था उसको हम ध्रुवाधिकरण बोलते थे। महापक्ष टलिक, ठीक है, इसमें क्या है, वह करडिक जिसको बोलते थे, करडिक ये होते थे आपकी भूमि आलेख के अधिकारी। भूमि आलेख के अधिकारी को जो है इस नाम से जाना जाता था। न्यायाधिकरणिक की बात की जाए तो भूमि संबंधी निपटारा जो होता था वो न्यायाधिकरणिक, ध्यान रहे ध्रुवाधिकरण है ये न्यायाधिकरणिक है। तो भूमि संबंधी जो भी मामले निपटारे होते थे वो जो है यहाँ से होता था। भाग, भोग, उद्रंग, उपरिकर करों के नाम थे, ध्यान रहे ये ऐसे करों के नाम थे। अगर आपको कहीं भाग दिख रहा है या कहीं भोग दिख रहा है क्या होता है, या उद्रंग क्या होता है, या उपरिकर क्या होता है, तो दीज आर द नेम्स ऑफ टैक्सेस जो कि उस समय जो है प्रचलित थे। चुंगी की बात की जाए तो आयातित वस्तु पर जो है चुंगी लगाया जाता था। शुल्क की बात की जाए तो जो बिक्री के लिए वस्तुएं होती थी उन पर जो है शुल्क लगाया जाता था, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं एक और है कि जो आर्थिक दृष्टिकोण से भूमि के प्रकार की बात, तो जो क्षेत्र है वो कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। अब था क्या, जैसे अगर हम लोग बात करें कि आप भूमि को कितने प्रकार में बांटेंगे, तो आप बोलेंगे एक बंजर भूमि है, एक उपजाऊ भूमि है, ठीक है, एक मतलब हो सकता है बलुई मिट्टी वाली भूमि हो। तो उस समय भी जो है भूमि के प्रकार को जो है इसमें बांटा गया था। क्षेत्र बोलते थे, जो कृषि योग्य भूमि होती थी उसको क्षेत्र बोलते थे। निवास योग्य भूमि को वास्तु बोलते थे। अजोत भूमि यानी जो बंजर वाली होती जिसे जोता ना जा सके ऐसी भूमि को सिल बोला जाता था। जंगली भूमि जहां पर खेती नहीं की जाती थी उसको आपराहत बोला जाता था, ठीक है। तो फिलहाल मित्रों इस वीडियो में हम यहीं पर रुकते हैं। लगभग 17 मिनट का आपका वीडियो हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो इसके बाद जल्द ही आएगा जिसमें आप ये आर्थिक प्रणाली, स्त्रियों की दशा की बात, सामाजिक जीवन की बात, स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के मैं जल्द ही मिलूंगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक जरूर करें, एक बार बस लाइक करना है जो है आपको। तो और साथ में रिक्वेस्ट है कि ये जो आपके जो वीडियोस आ रहे हैं स्क्रीन पे इनको भी आप जरूर देखें। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बीच में जो ये आपका गोला है यहीं से सीधे सीधे, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए जल्द ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।